Very good morning, students. In today's lecture, we are going to continue the leftover part of chapter 3 of your civics NCERT book, that is what is government. So in the last class, we have understood what is the meaning of the government. We have understood how what are the various roles of the governments, and we have also understood the relationship between law and government. So please have your books along with you so that we can continue the leftover part of this particular chapter, and in this section we are going to discuss types of government. आपने समझा कि गवर्नमेंट क्या है, लेकिन जो हमने पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट को समझा था, अब उसके अंदर वेरिएशंस हैं. डिसीजन लेना है, लोगों को गवर्न करना है, दैट इज गवर्नमेंट. उस सेक्ट को हम गवर्नमेंट बोलते हैं जो कि लोगों को गवर्न करते हैं. So, but in this particular chapter, you will be, in particular portion, we will be concentrating on what are the different type of government and what kind of government we are having in our country, right? Then in this chapter, we will cover the concept of universal adult franchise, and we will be discussing about women suffrage movement. What is women's suffrage movement, where it happened, when it happened. We will cover all these topics related to this particular movement. So we are first taking up types of government, and you can see on the board that I have categorized 4 types of government over there. First, democracy. That is, democracy is a type of government in which people give power to government. वो elect करते हैं, लोग इलेक्ट करते हैं, लोगों के द्वारा दी हुई पावर को ही गवर्नमेंट एक्सरसाइज करके उनको गवर्न करती है. उनके लिए चीजें जो हैं वो प्लान करती है और इम्प्लीमेंट करती है. गवर्नमेंट एक्सप्लेन एक्शंस टू पीपल. आंसरेबल है गवर्नमेंट लोगों को, क्योंकि उनको ही लोगों ने ही सिलेक्ट करके गवर्नमेंट को पावर दी है. तो पीपल आर आंसरेबल टू द गवर्नमेंट. वट एवर एक्शन दे टेक, वट एवर वर्क दे डू, दे हैव टू एक्सप्लेन दैट थिंग टू द पीपल. राइट, कभी भी हो सकता है. आरटीआई का इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं. आरटीआई इज राइट टू हैव इंफॉर्मेशन. कोई भी इंसान आरटीआई 10 रुपए का फॉर्म लेके भर सकता है. किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज वो पूछ सकता है जो उसके कंसर्न में. नॉट दिस कि आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ नॉर्मल हाउस वाइफ और मैं डिफेंस के लिए आरटीआई डाल दूँ, तो रिस्ट्रेंस है. बट येस, द गवर्नमेंट इज हैज टू एक्सप्लेन द एक्शन, व्हाई द गवर्नमेंट इज टेकिंग द एक्शन एंड व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस. उसके लिए भी आंसरेबल जो है डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट रहती है. नेक्स्ट आई हैव रिटन ओवर देयर इज मोनार्ची. दैट इज जिसमें राजा रानी वाला सिस्टम होता है ना, या तो किंग होता है या क्वीन होती है या एक स्मॉल ग्रुप होता है जो कि डिसीजन लेता है. वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते, वो कोई अपने एक्शंस को डिफेंड नहीं करते हैं. वो पता है ना, राजा और प्रजा वाला संबंध की जो राजा का हुक्म हो गया वो सबको मानना है. हाँ, जैसे क्वीन एलिजाबेथ जो है वो देख रहे हैं ना, रानी है, तो उनके आंसर, जहाँ इंडिया के अंदर हमने देखा बहुत सारा ऐसा समय रहा है जब राजाओं ने राज किया है, तो उनको एक्सप्लेनेशन या डिफेंड करना. ऑब्वियसली हमारे देश के जो राजा थे वो बहुत ही अच्छे भी रहे हैं. बहुत हिस्ट्री के अंदर जब आप डिटेल में इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे आपको पता लगेगा कि बहुत सारे राजा जो हैं वो ग्रेट थे, ग्रेट किंग माने गए हैं. राजा राम भी माने गए हैं और बहुत सारे अशोका द ग्रेट हैं. तो ऐसा नहीं था कि वो प्रजा की भलाई नहीं करते थे, लेकिन आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे अपने एक्शंस के लिए. देन कम्स एरिस्टोक्रेसी. एक्चुअली एरिस्टोक्रेसी अगर मैं बोलूँ तो मोनार्च सिस्टम का ही पार्ट होना चाहिए. लाइक नोबल बर्थ, जन्म से ही आपको राजवंश में आप पैदा हुए हो, तो हेरिडिटरी द टाइटल और द ऑफिस कम्स टू यू. लाइक क्वीन एलिजाबेथ 1, तो उनकी बेटी को क्वीन एलिजाबेथ 2 जो है वो उनकी ही फैमिली में, मतलब वो एक रानी के बाद दूसरी रानी उसी परिवार से बन गई, राजवंश जिसमें चलता है. तो समहाउ मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी आर इंटरलिंक्ड. देन द लास्ट थिंग इज डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप मीन्स एब्सोल्यूट अथॉरिटी. कुछ भी बोला नहीं जाएगा. हिटलर का नाम सुना है, मसलिन का नाम सुना है, सो दिस इज ए डिक्टेटरशिप. काम दाम सम दंड भेद कुछ भी, लेकिन आपको कोई चैलेंज नहीं है, आपके आगे कोई आवाज नहीं है. तो लेट्स रीड आउट, इट विल बी बेटर
clear, it will get clearer if we just read this portion out. So I am on page number 31, types of government. पेज नंबर 31 पे पढ़ेंगे हम लोग. Who gives the government this power to make decision and enforce law? The answer to this question depend on the type of government there is in the country. कौन अधिकार देता है लोगों को गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का, लॉ को इन्फोर्स करने का? तो डिपेंड करता है कि वहां की शासन प्रणाली कैसी है, वहां की गवर्नमेंट कैसी है. अगर डेमोक्रेटिक है, इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर. दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन्स एंड इलेक्ट देम. Once elected, these person form the government. In a democracy, the government has to explain its action and defend its decisions to the people. जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, यहाँ पर किसने पावर दी है? लोगों ने नेता चुना है एक स्पैन के लिए. लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, एक पर्टिकुलर स्पैन के लिए, लाइक 5 years के लिए. तो अगर आपने 5 year तक बढ़िया काम किया, आपके एक्शन से जो है हमारे देश की तरक्की और प्रगति उन्नति हुई, देन ऑफ कोर्स वी विल इलेक्ट यू for the second time. Else we will go for some other people who we deem fit at that moment of time. So समझ रहे हैं आप इसके अंदर? Another form of government is monarchy. The monarch, that is king or queen, has the power to make decision and run the government. यहाँ पे decision making power किसके पास है? राजा या रानी के लिए. और वो लोगों के द्वारा चुने गए नहीं है, बिल्कुल भी लोगों के द्वारा इसके अंदर नहीं चुने गए हैं. The monarch may be a small group of people to discuss matter with, but the final decision making power जो है monarch के पास रहेगी. यहाँ पे तो लोगों का सही रहता है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो कहते हैं, और एक दूसरे को पार्टीज हैं जो कि चेक करती रहती हैं एक दूसरे के ऊपर होल्ड रखने के लिए, राइट. लेकिन मोनार्च के अंदर जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो आपके राजा या रानी या जो छोटा एक ग्रुप है उसी के पास रहेगी. अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, किंग एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड द डिसीजन दे टेक. डेमोक्रेसी में तो आपको जवाब देना पड़ेगा, आपने ये एक्शन लिया, क्यों लिया, इससे प्रजा को नुकसान हुआ, तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए. लेकिन मोनार्ची के अंदर ऐसा नहीं होगा. जो राजा ने हुक्म कर दिया उसको हुक्म को सराखों पर रखा जाएगा, राइट. तो यहाँ पर आपको आई ट्रस्ट ये जो आपके अंदर है, आपको यहाँ तक ये डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे. I have explained you aristocracy and dictatorship also. You will in higher classes you will be reading about these in detail, right? So democratic government के बारे में पढ़ लेते हैं. हम अपनी इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. तो इंडिया is a democracy, right? This achievement is the result of a long and eventful struggle of the Indian people. There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. You now know that the main feature of a democracy is, underline this particular portion please, this is very important, on page number 32, first paragraph, democratic government heading के अंदर please underline, the main feature of the democracy is that the people have the power to elect their leaders. So in a sense a democracy is ruled by the people. The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. कैसे participate कर रहे हैं in the making of these rules? ऐसा नहीं है कि रोज सुबह उठ के मैं पार्लियामेंट में जा रही हूँ डिसीजन मेकिंग के लिए. नहीं, मैंने इलेक्ट कर लिया अपनी कॉलोनी, अपनी जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, जो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उससे मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के दे दिया, जिसकी जॉब यही है कि वो मेरी तरफ से जाके बैठेगा, मेरे हितों का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट का पार्ट है तो वो डिसीजंस लेगा. ओके. Democratic governments in our times are usually referred to representative democracies. Please mark this once again, and it can be a question. You need to understand this thing very clearly, that what is representative democracy. In representative democracies people do not participate directly. मैं रोज सुबह जाकर विधानसभा और राज्यसभा में नहीं बैठूंगी, ठीक है, मैं डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, जबकि बट इंस्टेड choose their representative through an election process. These representatives meet and make decision for the entire population. These days a government cannot call itself democratic unless it follows whatever is known as, okay, we will continue with this, but first understand what is representative democracy. जहाँ पर लोग
डायरेक्टली डे टू डे वर्किंग में गवर्नमेंट की हिस्सा नहीं लेते, जबकि कौन हिस्सा लेता है, जो कि इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा अपनी वोट कास्ट करके उन्होंने जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को चुना होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो किस तरह की डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी जहां लोगों ने पावर दे रखी है और वो ही ग्रुप काम कर रहा है। तो इसके अंदर आपका ऐड हो गया रिप्रेजेंटेटिव, कि हमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे व्यूज को रखेंगे, हमारी तरफ से डिसीजन लेंगे, हमारी तरफ से एक्शंस करेंगे। ओके। अब किसी भी देश के अंदर जो है कोई भी गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकती अनलेस एंड अनटिल इट लाइक allows what is known as universal adult franchise. Please underline these words also, universal adult franchise. This means that all adults in the countries are allowed to vote. लोगों ने चुनना है। अब लोगों को चुनने के लिए कुछ क्राइटेरिया भी होना चाहिए। लोगों को चुनने के लिए क्राइटेरिया ये है, इंडिया के अंदर या जहां पर यूनिवर्सल जिन मतलब डेमोक्रेसीज के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होता है, उसका मतलब होता है कि उस कंट्री के सारे एडल्ट्स जो है वोट कर सकते हैं, वोट करके अपना नेता चुन सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लैंग्वेज, सब बराबर है। अडल्ट मीन समबडी हु इज 18 ईयर्स और अबव, जो 18 साल के हो गए हैं या 18 साल से ऊपर के हैं, वो अडल्ट में काउंट होते हैं। और उन सबको, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, हिंदी भाषी हो या तमिल भाषी हो, कुछ भी हो, अगर वो कंट्री के पार्ट हैं, एडल्ट हैं, तो उनकी वोट जो है इक्वल है, वो वोट दे सकते हैं। दिस इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसके बारे में क्या है, एक राइटिंग लास्ट पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, गांधी जी सेड, I can't possibly bear the idea that a man who has got wealth should have to vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the right for the crime of being a poor man. क्या कह रहे हैं वो इस पैराग्राफ में कि मैं ऐसा सोच लेना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं ये सहन ही नहीं कर पाता कि जिस आदमी के पास पैसा नहीं है वो वोट नहीं कर सकता, या जिस आदमी के पास करेक्टर है, वो अच्छा है, और लेकिन उसके पास अगर कोई वेल्थ नहीं है, जायदाद नहीं है, तो वो वोट नहीं कर सकता। या आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि कितने ज्यादा एफर्ट्स करके ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जीता गया था। एक सिर्फ इंडिया में ही नहीं चला, ये बाहर बहुत कंट्रीज में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि बहुत सारे, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह पढ़ोगे, तब आपको पता लगेगा कि एक ऐसा जमाना भी था, एक ऐसी एरा भी थी जब लोगों को सिर्फ वोट क्यों देने दिया जाता था अगर वो किसी पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, अगर वो बहुत रिच हैं, अगर वो नोबल्स हैं, अगर वो चर्च का पार्ट है, तो उनको वोटिंग का राइट था। बाद में वो प्रोटेस्ट करते हुए, वो सब करते करते उन्होंने बोला कि 25 ईयर और कुछ मैन करेंगे, फीमेल को वोटिंग का राइट नहीं था। तो धीरे धीरे बहुत सालों तक लोग लड़े, प्रोटेस्ट किया, तब कहीं जाकर ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का फंडा है वो लागू किया गया कि चाहे कोई अमीर हो, कोई रंग भेद जाति किसी भी, नथिंग कैन स्टॉप एन एडल्ट ऑफ अ कंट्री विच इज डेमोक्रेटिक टू कास्ट हिज और हर वोट, राइट। आप मतलब आपको ये एक बून है जो कि बहुत मुश्किल से सिस्टम में आया है, जिसके लिए बहुत सारी लड़ाइयां की गई हैं, ठीक है। तो गांधी जी का ये जो कोटेशन मैंने पढ़ा, तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर भी प्री इंडिपेंडेंस टाइम के अंदर ये रूल प्रेवलेंट था कि सभी लोग जो थे वो वोट नहीं कर सकते थे। ओनली द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दैट टू विद सर्टेन क्राइटेरियाज, was able to cast their vote to select their representative. So how can you call it a true democracy if not all the citizens are having the power to cast their vote to elect their representatives? Understood? So that is why this thing is very very important. तो अब आपको समझ आ गया होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है। इट इज अ राइट विच इज गिवन टू ऑल एडल्ट्स और इन द कंट्री टू कास्ट देयर वोट, राइट। आप इस लाइन को चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं।
But it was not always like this. Can you believe that there was a time when governments didn't allow women and the poor to participate in election? In their earliest form, governments allowed only men who owned property and were educated to vote. This meant that women, the poor, the propertyless and the uneducated were not allowed to vote. The country was governed by the rules and regulations that these few men made. यानी आदमी जो एक थोड़े से आदमी अमीर आदमी थे सिर्फ वही वोट कास्ट कर सकते थे जिनके पास प्रॉपर्टीज थी। तो क्या जरूरी है कि उनको सारी समझ हो, वो सारी जो इच्छाएं हैं या जो सारी भावनाएं हैं वो सारी जनता की समझ सकते हैं? ठीक है, नहीं। In India, before independence, only a small minority was allowed to vote, and they therefore came together to determine the fate of the majority. Several people, including Adiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. This is known as a universal adult franchise. ये तो इंडिया की बात है, लेकिन इससे पहले वर्ल्ड के डिफरेंट हिस्सों में भी ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट जो था वर्क हो रहा था और वहीं से इसका बिगिनिंग भी हुआ। आप ये चीज भी आपको धीरे धीरे समझ आएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ अ कंट्री इज डेमोक्रेटिक, बिकॉज इट वाज लाइक गिवन पावर बाय द पीपल ऑफ द country to like take actions on the behalf of the people, and we have understood what is representative democratic country means. The people are electing their representatives and they are not participating in day to day activity of the government, right? We have understood what the different type of governments over here, वो भी हमने पढ़ लिया। Now we are left with the last topic of the chapter, that is women's suffrage movement, and that is given on page number 32 of your book. Kindly refer to page number 32. इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड माई सजेशन विल बी रीड द चैप्टर एज मेनी टाइम एज यू कैन, बिकॉज वंस यू आर डन विद द रीडिंग पार्ट थरली, नथिंग लाइक वुड बी लेफ्ट। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, उसको समझो, चैप्टर को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ लेट्स टेक अप द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, एंड दैट इज women's suffrage movement. So nowhere in the world have government willingly shared power. कहीं पर भी जो गवर्नमेंट होती है, जो सत्ता में होती है, अपनी पावर कभी भी शेयर करना चाहती है? नहीं, कभी नहीं करना चाहते। एवरीबडी वांट्स की पावर जो है हमारे पास रहे। ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए, women and the poor have had to fight for participation in the government. अभी आपने पढ़ा ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से पहले जो सिनेरियो था वो वोट कास्ट करने का, गवर्नमेंट चुनने का अधिकार जो था चुनिंदा आदमियों के पास ही था। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गई ना, सिर्फ आदमियों के पास ही था, और वो भी कुछ जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो टैक्स पेइंग क्लास है उनके पास। तो जो गरीब हैं या जो पढ़े लिखे नहीं है या जो आदमी नहीं है, औरतें आई मीन टू से, तो उनकी तो कोई लाइफ नहीं है। उनको तो दिस वाज अ लाइक ग्रेट रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर लाइफ। तो उनको बहुत स्ट्रगल किया, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। Women's struggle to vote gets strengthened during the First World War. This movement is called the women's suffrage movement, as the term suffrage usually means right to vote. Please mark this point. This is very important. During the war, many men were away fighting. Because of this, women were called upon to work that was earlier considered man's work. क्या था? देखो, समझो ये कहाँ से आया। बात हो रही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। आदमी लोग सब युद्ध में गए हुए हैं, लड़ने के लिए गए हैं, लेकिन पीछे इकोनॉमी को रन करने के लिए, मान लो आम से कि सैनिकों की वर्दी बनाने के लिए, सैनिकों के लिए खाना उगाने के लिए, या आपके वेपन्स बनाने के लिए, कारखाने फैक्ट्रीज का चलना बहुत एसेंशियल था। अब ऑल द मैन वर देयर इन द वॉर, सो हु विल डू दैट जॉब? तो जो कैटेगराइज था सोसाइटी के अंदर कि ये आदमियों का काम है, मर्दों का काम है, उसके लिए फीमेल को कॉल किया गया कि यू कम एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीप दिस थिंग्स रोलिंग। इन कामों को चलाते रहने के लिए आपको करना पड़ेगा।
right? Many women began organizing and managing different kind of works. When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing. So women began to be seen as being equally capable of making decisions. उन्होंने कहा अरे जो काम आज तक हम सोच रहे थे आदमी कर सकते हैं, सिर्फ वो तो औरतें भी कर रही हैं, तो फिर हम इन्हें क्यों नहीं राइट दे रहे, इनको क्यों नहीं जिंदगी जीने का, इनका क्यों नहीं हम जो है वो व्यूज पूछते, उनको पार्टिसिपेट करने के लिए पूछते. तो इस तरह से उन्होंने सोचा. The suffragettes demanded the right to vote for all women and to get their demands heard, they chained themselves to railings in public places. यानी उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, उन ग्रुप में क्या किया, अपने आप को चेन से बांधा, कि दिखा रहे थे, दर्शा रहे थे कि हम जो है बंधनों में बंधे हुए हैं, हमें आजाद किया जाए, हमें भी वोट करने का राइट दिया जाए, हमें भी गवर्नमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग. और आप देख रहे हैं आज के सिनेरियो में, मतलब अब तो ये हो गया, कंपल्शन हो गई है कि इतने फीमेल पार्टिसिपेंट्स होने ही चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर से, वरना जो है वो सीट वैकेंट छोड़ी जाएगी. इतना पार्टिसिपेशन है. ओके, मेनी suffragettes were imprisoned, या imprisoned मतलब उनको जेल भेजा गया, and went on hunger strikes, वो भूख हड़ताल पे बैठे, and they had to be fed by force, और उनको जबरदस्ती खाना खिलाया जाता था कि उनकी भूख हड़ताल में मृत्यु न हो जाए. American women got the right to vote in 1920, while women in the UK got to vote on the same terms as men some years later in 1928. और हमारे यहाँ तो आज़ादी से ही 1947 में when India got its independence, it comes like ये वुमेन को सबको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी तो डे 1 से ही लागू हो गई थी कि सभी बराबर, किसी को जेंडर, धर्म, एजुकेशन, किसी भी बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, सब पार्टिसिपेट करेंगे, सब वोट कास्ट करेंगे, और सभी जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म करने में पूरा सहयोग देंगे. So this paragraph is very important from the point of view of question and answer. Please do give good reading of the chapter, and by this we end this chapter. Go through the video, read the chapter. If any doubt, feel free to contact me. That is all from my end. Bye bye, take care.